अगर आप लोग नीट 2026 की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट आप इस बार तो ड्रॉप ना लो। देखो, आपने अगर लास्ट ईयर तैयारी की है या फिर आप फ्रेशर हो, अगर आपने लास्ट ईयर तैयारी किया है तो कुछ ना कुछ तो आपने गलती डेफिनेटली की होगी जिसकी वजह से आपका ड्रॉप ईयर फिर से लगा होगा। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे अपने ड्रॉप ईयर को रोका जा सकता है कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए? और अगर कोई आपको प्रॉपर प्लान चाहिए तो मेरे पास प्रॉपर प्लान भी है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका कौन सी मिस्टेक्स है जिसको आपको नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों पे आप काम कर सकते हो। तो फर्स्ट, जो भी आपका माइंडसेट है पहले तो उसको रीसेट करो। जो आपका माइंडसेट अभी तक चलता चला आ रहा है, जो भी था उसको जीरो पे डालो। वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक बात को अपने दिमाग में डालो कि जो परफेक्ट होता है ना उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसका सिलेक्शन नहीं होता। जो डिसिप्लिन में रहता है उसका सिलेक्शन होता है। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर होता है वो परफेक्ट होता है, उससे कोई मिस्टेक नहीं होती? आप बहुत गलत सोचते हो। जो टॉपर होता है उसका भी बैकलॉग लगता है, जो टॉपर होता है उसका भी बैकलॉग लगता है, उसका भी नेगेटिव होता है। छोटी छोटी गलतियों को इंप्रूव कर करके वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है, इसलिए जाकर के वो एक दिन टॉपर बन जाता है। अगर आपके पास अभी पूरे 1 साल का टाइम है, आपके पास पूरे 1 साल का टाइम है, आप पे डिपेंड करेगा कि आपको सिर्फ एक कॉलेज चाहिए या आपको आपकी सिंगल डिजिट रैंक चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, ये मत सोचो पढ़ाई करना शुरू करो। ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा टाइम है, अभी 1 साल तो बचा हुआ है। और ना ये सोचो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जोश जोश में पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन 2 महीने के बाद जाके फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर वापस से उनको होश आएगा, अरे यार मैं तो तैयारी कर रहा था, फिर वो वापस से उसको स्टार्ट करेंगे। ये अपना जो भी आपका माइंड सेट है इसको चेंज करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये अब टाइम गया ना तो लौटेगा नहीं। पढ़ना स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट, अगर पढ़ना शुरू करो तो बीच में रुको मत, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। किसी दिन बीमार हो गए, कुछ हो गया, दैट इज डिफरेंट केस। बट अगर आप ठीक हो तो 1 साल के लिए चाचा का बर्थडे, मामा की शादी, जिसकी भी शादी, हिलाना फैलाना, जिसकी भी शादी में जाना है सब कैंसिल कर दो। क्योंकि जिंदगी में कुछ हो जाओगे ना, अभी जाओगे तो लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अरे ये तो तैयारी कर रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वापस से ड्रॉप लिया। सेलेक्ट हो जाओगे तो शादी नहीं भी होगी ना तो भी लोग आपका उससे बेहतर तरीके से वेलकम करेंगे। तो डिपेंड आप पे करता है। और पढ़ना शुरू करो। प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दो। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत करो कि अरे यार मैं आज से नहीं पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं ये वाला टेस्ट नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट टेस्ट दूंगा। क्योंकि कई बच्चों का ये माइंडसेट होता है कि ये वाला टेस्ट छोड़ देता हूं क्योंकि इस टेस्ट में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो क्या करेंगे कि अगला टेस्ट दे देंगे। देखो बेटा, जब आप ये सोचते हो ना कि ये वाला टेस्ट छोड़ देता हूं, सेम माइंडसेट आपका दोबारा दिमाग बोलेगा जब आपका नेक्स्ट टेस्ट आएगा। वो ये कहेगा कि चल ये वाला टेस्ट भी छोड़ दे, इसके बाद वाला दे देना। तो ना पढ़ाई के मामले में ना टेस्ट के मामले में प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दो। बहुत वाहियात आदत होती है। डेली टारगेट सेट करो, डेली टारगेट सेट करो। क्योंकि आपको, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको रियलाइज, आपको लिटरली आपको समझ में नहीं आता कि डेली अपना नोट डाउन करना कि कल दिन भर क्या करना है। आपने अगर कभी नहीं किया ना तो एक बार करके देखो, आपको इस चीज का वैल्यू समझ में आएगा। क्यों हर कोई बोलता है कि अपना दिन प्लान करो, इसका कुछ तो अर्थ होगा, कुछ तो मतलब बनेगा। तो एक दिन अपना डे प्लान करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आपको खुद मन करेगा। सोशल मीडिया या तो एकदम के लिए भूल जाओ, बट अगर बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो तो एटलीस्ट उसका टाइम सेट करो। 30 मिनट, 1 घंटे, जितना भी करना है, बट इससे ज्यादा टाइम मत देना। और कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप अभी से 12 घंटे पढ़ो। फरवरी मार्च आएगा तो पढ़ना 12 घंटे, बट अभी से जरूरी नहीं। आप अगर 6 से 8 घंटे डेली पढ़ ले रहे हो ना, तो ये जो 12 घंटे आज पढ़ रहा है ना, आप उसको बीट कर सकते हैं। क्योंकि ये 12 घंटे पढ़ रहा है तो आगे जाके थकेगा जरूर। तो कछुए की चाल में चलो, खरगोश बनने की जरूरत नहीं है। कछुआ धीरे धीरे जाएगा, बिना थके आगे जा करके वो जीतेगा। खरगोश दौड़ता हुआ जाएगा, फिर इधर उधर देखेगा, बीच में रुक जाएगा, आराम करने लगेगा, फिर सो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बार बार मटेरियल्स को स्विच मत करना कि अरे अभी इन टीचर से पढ़ लेता हूँ, फिर उन टीचर से पढ़ लेता हूँ, इनका नहीं समझ में आ रहा है, उनका नहीं समझ में आ रहा है, ये बुक कर लेता हूँ। 1000 बुक, 1000 टीचर बदलने की कोई जरूरत नहीं होती है। हर टीचर अपना बेस्ट दे रहा है। एक बार सेलेक्ट करो और उसी पे स्टिक रहना। और अच्छे सराउंडिंग के अगल बगल रहो। जो भी आपका सराउंडिंग हो उसको देखो। आपका अगर दोस्त है ना, वो उसकी कोई बैड हैबिट्स है तो आज नहीं तो कल आप में आएगी ही आएगी। और ऐसे माइंडसेट वालों के बगल में रहो, आसपास रहो, जो कुछ करना चाहते हैं। और अगर ऐसा आपके आसपास कोई नहीं है तो जरूरत नहीं है किसी की भी, अकेले आप काफी हो। ये रही सारी चीजें कि आपके माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए। अब बात करी जाए अपने नीट 2026 के बारे में। तो अब बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। बायो में आपको पता है 90 क्वेश्चन आएगा, 360 मार्क्स का। 45 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में होगा, 180 मार्क्स ईच। जो अपन का बायोलॉजी होगा वो हम खत्म करेंगे नवंबर से पहले खत्म करो, ताकि बायोलॉजी पे तो आपका कमांड रहे। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका दिसंबर तक चला लेना, इट्स ओके। दिसंबर तक आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हो। बाकी बायोलॉजी अभी पूरे 6 महीने, 6.5 महीने का टाइम है। मैंने सिर्फ 6 महीने बोला है।
6 महीने हैं नवंबर तक, मई को छोड़ के जून टू नवंबर आपके 6 मंथ से पूरा एटलीस्ट इस 6 महीने में अपना बायो पक्का कर लो, क्योंकि बिना रिवीजन के तो बायो का सवाल नहीं। 60 सवाल सही हो जाएगा, बट 60 प्लस जाना आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फिर 70 प्लस जाना, उसके लिए आपको कम से कम 5-6 बार रिवाइज करोगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तब आपका 70 प्लस जाएगा, 80 प्लस जाएगा। इसलिए समझो नवंबर तक अगर नहीं हुआ ना, तब आपके पास फिर टाइम नहीं रहेगा। एनसीईआरटी अब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी आपकी होली बुक है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको पता है आपकी कौन सी होली बुक होती है, तो उसमें एक और ऐड कर लो अपनी एनसीईआरटी। पीसीबी हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपके पास पूरे साल का टाइम है, कोई भी चीज मत छोड़ना। अब हम लोग पूरा एक एक सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ये देखो, अगर आप लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो फिजिक्स में सबसे पहले बेसिक करो, वेक्टर करो, यूनिट एंड डायमेंशन, ये 3 चैप्टर सबसे पहले करो फिजिक्स में कुछ और शुरू करने से पहले। कौन कौन सा? बेसिक, वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन, ये तीनों चैप्टर पहले खत्म करो और फटाफट से खत्म कर लो। फिजिक्स में आपको क्या करना है कि आपको डिटेल्ड लेक्चर में जाओ, वन शॉट पे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा वन शॉट पे। अगर आप इतने ही ब्रिलियंट होते ना बेटा, तो आपका सिलेक्शन हो चुका होता है। एक तो ना ये जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि मेरा तो बायो तैयार है, मेरा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, या फिर मेरा तो बायो केमिस्ट्री तैयार है, मेरा तो सिर्फ फिजिक्स में नहीं बन पाया। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो, तभी इंप्रूव करोगे। बिना एक्सेप्ट किए पता कैसे चलेगा कि इंप्रूव क्या करना है? तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो। अगर गलती थी तभी आप ड्रॉपर बने हो, सिंपल सा फंडा है। तो डिटेल्ड लेक्चर लगाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज स्किप मत करना फिजिक्स में। मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि क्या होता है कि जब टीचर क्वेश्चन करा रहे होते हैं तो उनका क्वेश्चन निकल जाता है, लेकिन बाद में वो सेम क्वेश्चन देखते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अरे ये क्वेश्चन क्या था। तो अगर आपका टीचर क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूरा, वो जो जो बोल रहे हैं पूरा नोट डाउन करो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन नोट डाउन करना। और सर क्लास में जितनी भी चीजें बताएं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हेजिटेट करने की, शर्माने की जरूरत नहीं है, अपनी नोट्स में लिख लो। आपकी नोट्स म्यूजियम में नहीं जाने वाली। इसके अलावा क्लासरूम के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम करना है, प्लस मॉड्यूल डीपीपी, पीवाई का, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और याद रखना कि जो आपके क्लासरूम के क्वेश्चंस होते हैं उसकी वैल्यू बहुत होती है। क्लासरूम के क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत होती है, और उसकी लैंग्वेज टीचर जब बोले, अगर टीचर आपका नहीं दे रहा है, वो नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो जब वो क्वेश्चन बोले तो उस टाइम पे अपना क्वेश्चन लिख लो। और फिजिक्स में जितनी बारीक से बारीक चीज आप नोट कर सकते हो ना, उतनी छोटी छोटी चीजें नोट करो, आगे आपको ही हेल्प मिलेगी। और फिजिक्स में मत छोड़ना, अगर एक दिन कुछ पढ़ाया जा रहा है, भले वो 2 पेज का है, बोल मत कि हाँ चलो मैं सीधे 1 हफ्ते का पढ़ूंगा, अभी 2 पेज में क्या ही पढ़ूं। 2 पेज पढ़ाया जा रहा है तो 2 पेज पढ़ो। आज 2 पेज लग रहा है, कल वापस से 2 पेज ऐड हो जाएगा, तो टोटल 4 पेज हो जाएगा। इस तरीके से फिजिक्स कतई मत छोड़ो। केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, कुछ भी तीनों केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले तो आपको ये 5 चैप्टर करने चाहिए। पहले कंप्लीट करो मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये आपके पूरे केमिस्ट्री का बेस बनाएगा। कौन कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म। ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कर लेना। ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कर लो। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि फिजिकल, अब देखो कौन सा स्टार्ट करना है ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप पहले क्या कर रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको डिटेल्ड लेक्चर देखना है। अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसका नोट्स बनाना है, और नोट्स किस तरीके से बनाना है, या तो आप साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। अब अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको क्या करना है, उसी नोट्स में हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और फॉर्मूला को। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ क्या था कि मैं जब नोट्स बनाती थी तो मैं उसमें हाईलाइट कर लेती थी। जैसे जो फॉर्मूला वाला पोर्शन होता था, एक तो आप उसको ब्रैकेट में करते हो, तो मैं भी सेम चीज करती थी। बाकी जब मैं उसको रिवाइज करती थी नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन लगा के, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आता था, अच्छा इस वाले थ्योरी के इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आया, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेती थी। या फिर कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया रहता था तो उसको आप हाईलाइट कर दोगे। तो ये सारी चीजें कब, जैसे आपने मान लो आज आपने पहला लेक्चर लगाया, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन पूछा कहां से जाता है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसको हाईलाइट करना है। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना या हाईलाइट किसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, एक चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हाईलाइट करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। और फिजिकल भी आपका फिजिक्स के जैसे है, आपको क्लासरूम क्वेश्चन करना है। क्लासरूम क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मत स्किप करना क्लासरूम के क्वेश्चंस को। जितनी बार रिवाइज कर पाना उतनी बार क्लासरूम के क्वेश्चंस को रिवाइज करना। उसके बाद डीपीपी कर लो या मॉड्यूल कर लो, पीवाईक्यू कर लो, और एनसीईआरटी छोड़ना मत, और चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देते रहना, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देते रहना।
इनऑर्गेनिक 15 क्वेश्चन आता है तो यकीन रखना 15 क्वेश्चन अगर आता है तो 15 के 15 सही करके आना। और इनऑर्गेनिक सही करना बहुत आसान होता है। इनऑर्गेनिक 15 क्वेश्चन आता है, जितना भी है 15 क्वेश्चन होता है, बट थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा आ जाता है, बट अपन एवरेज 15 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। तो अगर 15 क्वेश्चन आता है तो इनऑर्गेनिक में पूरा टारगेट करना है कि आपका 15 में 15 आए। इसमें क्या है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी बायोलॉजी होती है, बायो में आपको बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग चाहिए होती है, तो सेम आपका इनऑर्गेनिक में जब आप जनवरी में जाके एनसीईआरटी खोलने का कोशिश करोगे ना, उस टाइम पे कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसका एनसीईआरटी साथ साथ करते चलो। लेक्चर देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, और लेक्चर और एनसीईआरटी के साथ में नोट्स बनाओ। मतलब क्या, लेक्चर देखा, नोट्स बना लिया, इसके बाद एनसीईआरटी रीड करो लेक्चर के बाद, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया हो उसको वापस से नोट्स में लिखो। समझ गए? पहले लेक्चर देखना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, जो छूटा हो उसमें उसको नोट्स में ऐड ऑन कर देना है। रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम लाइक बायोलॉजी। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आपको बायो पढ़ते हो वैसे ही आपको करते हुए चलना है। एक्सेप्शन बहुत ज्यादा ध्यान देना, एक्सेप्शन पे डीपीपी करना है या तो मॉड्यूल कर लो। रिवीजन वीकली करना है, मतलब मैंने बोला ना कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आपका बायोलॉजी के जैसा है, एकदम आपका बायोलॉजी के जैसा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करो तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, साथ ही साथ लेक्चर करो, डीपीपी सेम आपका जैसे पहले था वैसे ही करना है, बट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं पूछेगा, आपको रीजन दे देगा, यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे कर देगा, बोलेगा कि अच्छा ये ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो बेहतर है ऑर्गेनिक में क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ होती ही नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड दिया गया है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कौन सा रिएजेंट हो रहा है, यूज हो रहा है, क्या बन रहा है, कौन सा एक्सेप्शन लग रहा है, कौन सा एप्लीकेशन हो रहा है, कौन सा स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कब आपका मतलब बेसिक पूछ रहा है, एसिडिक पूछ रहा है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बहुत कंफ्यूजन होती है। एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, एक्सेप्शंस पे देना, रिएजेंट पे देना। नोट्स जब बनाओ तो उसमें भी हाईलाइट करना है की पॉइंट्स को, और हाईलाइट में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद वैल्यू समझ में आ जाएगी, वैल्यू नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे हाईलाइट करना है। ओके, नेक्स्ट आ गई आपकी माता बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज होता है, तो बायो लिख के अभी से प्लान करके चलना है कि 90 क्वेश्चन आता है तो 90 सही करना है। यार ये सब मत सोचो कि यार दीदी मैं तो बिलो एवरेज हूँ, मैं तो एवरेज हूँ, दीदी मुझे तो बायो का एक चैप्टर नहीं आता। भाई साहब, एक साल आपके पास है, एक साल आपके टॉपर के पास है, जो भी 2026 का टॉपर होगा, एक साल है, करेक्ट। अगर वो एक साल में 90 में 90 क्वेश्चन सही कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप खुद को कम समझोगे तो दुनिया आपको कम समझेगी, है ना। तो 11th में 19 चैप्टर, 12th में 19 चैप्टर, चाहे 11th से स्टार्ट करो या 12th से स्टार्ट करो, डिपेंड आप पे करता है। एनसीईआरटी पे फोकस करना है, लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही। तो जब लेक्चर देखो, एक टॉपिक खत्म हो, याद रखना मैंने एक चैप्टर की बात नहीं की, एक टॉपिक खत्म हो तुरंत एनसीईआरटी पढ़ो। मान लो बायोटेक चल रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म हुआ, तुरंत जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खोलो। पीसीआर खत्म हुआ, तुरंत पीसीआर खोलो। प्रोटोजोआ खत्म हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो तुरंत प्रोटोजोआ खोलो। स्लाइमोल्स खत्म हुआ, स्लाइमोल्स देखो। सिंपल सा फंडा है, जो टॉपिक खत्म हो तुरंत एनसीईआरटी। अगर आप ये सोचोगे ना पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद जा करके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना। अगर आपका ये प्लान है ना कि पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे लेक्चर के थ्रू, उसके बाद पूरी एनसीईआरटी में एक चैप्टर कंप्लीट कर लें, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और आप लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन तो हो नहीं, इतना तो मुझे ट्रस्ट है कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद आप पूरा एनसीईआरटी लेके बैठ के पढ़ने बैठ जाओ। ओके, तो लेक्चर के साथ एनसीईआरटी रीडिंग करना, 100 से 150 क्वेश्चन लगाओ, इतना इंपॉर्टेंट है। बट मैटर क्या करता है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन होने चाहिए, ये नहीं कि रिपीट मोड में सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सारी बात रही। मंथली प्लानर अगर मैं आपको बताऊं तो बायोलॉजी 5 चैप्टर, फिजिक्स में 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3 to 4 चैप्टर। अगर आपने ऐसे किया ना तो आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये सब पॉसिबल है। बायो में 5 चैप्टर करना मतलब 6 दिन में आप एक चैप्टर कर रहे हो, समझ रहे हो? 6 दिन में एक चैप्टर आप कर रहे हो। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? फिजिक्स में 3 चैप्टर मतलब 10 दिन में आप फिजिक्स एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। केमिस्ट्री में 3 to 4 चैप्टर, 3 हो रहा है, इट्स ओके, 4 कर लेते हैं, वेल एंड गुड। इसके अलावा 3 से 4 टेस्ट देना है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस आपको 15 दिसंबर तक का टारगेट लेके चलो, 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। नए साल में कोई मुझसे आकर के ये मत कहना कि दीदी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको तब भी बता दूंगी। लेकिन जब आपके पास पूरा टाइम है तो आप अभी से एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे हो?
ठीक है। इसके बाद ये रही आपकी सारी बातें, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैंने अपना मेंटोरशिप स्टार्ट किया है और उस मेंटोरशिप में आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा, डेली टारगेट दिया जाएगा सोने से पहले। सोने से पहले अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 बजे सो रहे हो तो मैं आपको 4 बजे डेली टारगेट दूंगी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी। देन डेली टारगेट्स मीन्स कि आपको एक आइडियल टाइम हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस टाइम पे अपन आपको सेंड किया करेंगे कि हाँ ठीक है, ये आपका कल का लिस्ट रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा। उसके अलावा वीकली इंटरेक्शन होगा, किसी भी ऐप के थ्रू, जूम पे कर लेंगे, गूगल मीट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जो भी पॉसिबल होगा उस टाइम पे। तो ये तीनों चीजें रहेंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप एक ऐप पे जाके पहुंच जाओगे, फिर वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बताना कि हाँ कोई भी इशू आता है, ठीक है। आप लोग अगर मेरे को दीदी बोलते हो तो मैं भी आपको अपना छोटा भाई बहन ही मानती हूँ, तो आप टेलीग्राम पे जाना, मुझे बताना कि दीदी ये डाउट आ रहा है ना। इसके अलावा मेंटोरशिप आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, ट्रस्ट मी। कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ तो रहे होते हैं, मैंने भी कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है, पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से टारगेट, मतलब एक कहते हैं ना कि पढ़े जा रहे हैं, क्लास गए। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि डेली क्लास जाएंगे, डेली मेहनत करेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका टीचर, भाई साहब उस टीचर के पास ऑलरेडी 1000 1500 बच्चे हैं, समझ रहे हो, उनको पढ़ाना भी है, वो खुद कैसे मैनेज करें। तो आपको मेंटोरशिप में हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, जो कि आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, जो भी आपका डाउट रहेगा पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारा डाउट मैं पर्सनली आपको सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, टू डू लिस्ट बना के दिया जाएगा, और आप बताओगे सच्ची सच्ची कि कौन सा आपका हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। आपको भी लॉयल रहना पड़ेगा। ये मेंटोरशिप मजाक नहीं है, ये मेंटोरशिप ये है कि मुझे भी चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई बोले कि हाँ दीदी आपने मेरा हेल्प किया, मैं आज सेलेक्ट हो गया, मुझे भी वो खुशी देखनी है। अंडरस्टैंड? तो ज्वाइन करो, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर क्या ही कहें, अगर आपको नहीं ज्वाइन करना तो कोई फोर्स नहीं है, बट 1 मंथ का है। हम पहले मैंने 1 ईयर का प्लान किया था, बट अब 1 ईयर नहीं है, बिकॉज किसी की भी ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना दैट इज नॉट पॉसिबल, कि हम 1 ईयर के लिए किसी के ऊपर भी आंख बंद करके ट्रस्ट कर ले, मैं नहीं करती थी। इसलिए मैंने 1 ईयर को रिड्यूस करके मैंने 1 मंथ का किया कि 1 मंथ करो, अगर आपको इफेक्टिव लगता है तो आप आगे फर्दर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।